हाँ, तो काव्य खंड के 2 नंबर पक्के करने के बाद अब अपन गद्य खंड के भी 2 नंबर पक्के करने के लिए आपके सामने हाजिर हैं, ठीक है। और अब देखो ये 4 तो मैंने लिखे हैं, एक और है बस, इसके अंदर तो 5 चैप्टर है। मुंशी प्रेमचंद में भी तो 1-2 लाइनें और रही है। तो बहुत ही शानदार जानदार तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इसमें खूब सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपन को लिखनी ही लिखनी कंपलसरी है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना। और फिर मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, टेस्ट कम दे रहे हो आप, टेस्ट नहीं दोगे तो परसेंटेज की उम्मीद ही मत करना, ये तो तय है। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से मत छिपो, वरना अब इतने से दिन की बात है यार, हिम्मत पूरी करो, ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करो। परसेंटेज जिस दिन मार्कशीट हाथ में आएगी कितनी खुशी मिलेगी आपने सोचा है? बहुत ज़बरदस्त खुशी मिलेगी। 10th की मार्कशीट वो मार्कशीट है जो सब जगह लगती है, हर डॉक्यूमेंट में लगती है, ज़िंदगी भर काम आएगी, बहुत काम की चीज़ है। और अभी थोड़ी सी कम मेहनत करने से ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा कि यार कम परसेंटेज में थोड़ा सा और पढ़ लेता, परसेंटेज अच्छे बन जाते हैं। इसलिए प्रतिशत सुधारना है, परसेंटेज अगर बनाना है तो मेहनत करो, टेस्ट से ही सुधरेंगे, ये तो तय है बात, ठीक है। और इतनी प्यारी टेस्ट सीरीज हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज बताओ, कोई भी नहीं प्रोवाइड करा रहा है। बहुत मेहनत लगती है, आपको पता है। एक क्वेश्चन पहले सेलेक्ट करो, फिर उसको दोनों लैंग्वेज में बनाओ, फिर आपको दो, फिर उसके बाद आंसर की सेट करो। बहुत ज़्यादा मेहनत है, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि बस जब अपन ठान लिया 90 का बनाना, तो बस 90 बना के ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो अच्छी मेहनत करो। इसे मैंने फिर आपके लिए कुछ प्रयास किया है, आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले चैप्टर 16 है, उसी तरह अपन ने स्टार्ट किया। ये भी बिहार के रहने वाले, उसमें नागार्जुन साहब भी बिहार के रहने वाले थे, इसलिए चैप्टर 16 पीछे से। राष्ट्रीय, ये राष्ट्र कवि थे, ठीक है। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि तथा राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था, ठीक है। और ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के कवि होंगे। कैसे? ये आपकी कोर्स के अकॉर्डिंग एकमात्र ऐसे कवि हैं जो राज्यसभा सदस्य रहे। समझ पा रहे हो? राज्यसभा सदस्य भी रहे, मतलब राजनीति में भी आए। बाकी तो टीचर हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, वो तो सब थे, लेकिन ये पहले शिक्षक थे, प्रोफेसर भी बने, लेकिन उसके बाद में राज्यसभा सदस्य बने। ये बड़ी बात। हालांकि भरतपुर, सॉरी, वहीं पर एक भरतपुर नहीं, वहीं पर एक जिला है, वहीं के कुलपति भी रहे, लेकिन वो सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं। कुछ खास बात लिखनी है कि राज्यसभा सदस्य बने, ये अलग चीज़ है। कि ये पहले शिक्षक थे, शिक्षक के बाद में 1952 में सरकारी नौकरी तो छोड़ दी इन्होंने, मतलब शिक्षक की सरकारी नौकरी उसको छोड़ दिया और राज्यसभा के सदस्य बने, ठीक है, राज्यसभा मेंबर बने। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट लाइन है अलग से, इसलिए अपन को उसको लर्न करना है। फिर सामाजिक राष्ट्रीय चेतना और क्रांति के ओजस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी। एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो लाइन है ना, ये वाली, ओजस्वी कवि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, यहाँ आप ये लाइन हर कवि के बारे में लिख सकते हो। हर कवि ओजस्वी कवि होता है, हर कवि बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है, तभी वो कवि हैं, तभी उसने इतनी रचनाएं करी, इतनी भाषाओं का नॉलेज है। जैसे इनमें भी देख लो, द्विवेदी जी में भी, द्विवेदी जी भी प्रमुख प्रखर व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। मतलब ये ऐसे वर्ड हैं जो आप हर किसी में अगर कोई लाइन मिस हो जाए तो वहाँ लिख सकते हो, गलत नहीं होगा वो। ये एक टेक्निक होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जितने भी चैप्टर हैं, ये चैप्टर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर भी साथ में लर्न करवाएंगे। जैसे ये जितने भी है ना, इनमें किनकी कौन कौन सी, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में कि महिला मोद किसकी रचना है, 1 मार्क्स में आ सकता है। तो ये सिर्फ कवि परिचय ही नहीं है, ये सिर्फ लेखक परिचय ही नहीं है, ये आपके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव जो विकल्प वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी तैयार करवा रहे हैं, अगर मेरी टेक्निक से पढ़ लोगे तो, ठीक है। ओके, तो अब ये बात लिख दी। दूसरी बात, इनकी एक बहुत बड़ी खास बात ये भी है कि ये गद्य और पद्य दोनों के लैंग्वेज, दोनों मतलब के जानकार थे। पर्याप्त साहित्य रचा इन्होंने, गद्य में भी रचा और पद्य में भी रचा, ये जरूरी बात लिखनी है, ठीक है। मतलब ये गद्य पद्य दोनों के पर्याप्त साहित्य रचा, ठीक है। अब मैंने इनके लिए कुछ ट्रिक बनाई है ना, क्योंकि मेन मार्क्स कहाँ मिलेंगे आपको, जहां इनकी प्रमुख कृतियां लिखोगे आप, ठीक है। तो इन्होंने कौन कौन सी कृतियां लिखी, काव्य कृतियां देखो, काव्य कृतियां लिखी, एक नीचे वाली इनकी ये गद्य रचना है, क्योंकि दोनों थे गद्य और पद्य इसलिए लिख रहे हैं अपन। तो काव्य कृति में क्या लिखा इन्होंने, तो इन्होंने एक आवाज लगाई, ठीक है, 2-4 नाम लिए इन्होंने कहा रेणुका, उर्वशी, रश्मि, रसवंती, कुसुम, इन सब का एक इन्होंने नाम बोला बार बार। फिर अचानक से इन सभी ने एक साथ हुंकार भरी, मतलब एक साथ आवाज, हुंकार समझते हो, ये हुंकार, मतलब एक साथ उन्होंने वापस सभी रिस्पॉन्स एक साथ किया, मतलब हाँ, तो हुंकार,
समझ में आ गई? तो 2-4 नाम याद कर लेना, रेणुका, उर्वशी, रश्मि से रश्मिरथी, रसवंती, कुसुम से नील कुसुम, इन सब ने हुंकार भरी। तो ये इनकी काव्य रचना हो गई। इजी है ना, बहुत इजी, बार प्रैक्टिस करना। और संस्कृति के 4 अध्याय, ध्यान रखना, ये गद्य रचना का नाम है 4 अध्याय, ये इनकी श्रेष्ठ गद्य रचना है। तो काफ़ी इजी है। रेणुका, उर्वशी, रश्मिरथी, नील कुसुम, ठीक है, इन सबको आवाज़ लगाई, वापस आंसर आया हुंकार भरी, इन्होंने सब एक साथ कहा हाँ, समझ गए, बहुत इजी है। और संस्कृति के 4 अध्याय, 4 अध्याय का मतलब चैप्टर, संस्कृति के 4 चैप्टर एक ही साथ है, सॉरी, संस्कृति के 4 चैप्टर, ये इनकी श्रेष्ठ गद्य रचना है। इजी, वेरी गुड। अब आओ इधर मोहन राकेश जी के पास। मोहन राकेश जी थोड़े डिफरेंट है। ये डिफरेंट कैसे कि आज़ादी के बाद में 1947 के बाद में अगर कवियों का नाम आता है तो इनका नाम सबसे फर्स्ट है, अग्रणी है, ठीक है। तो नई कहानी आंदोलन के अग्रणी कथाकार मोहन राकेश का जन्म 1925 में अमृतसर में हुआ था। अब ये मत सोच रहे हैं कि 1925 में जन्मे, तो 25 में जन्मते तो कहानी नहीं लिखी होगी ना, 20-25 साल की एज हुई उसके बाद लिखी होगी, जब तक अपन आज़ाद हो गए, समझ गए। तो अमृतसर में हुआ इनका जन्म, कुछ वर्षों तक कहानी। अब देखो, अब मैं कुछ बातें बताता हूँ। जैसे अभी अपने पत्रिका चलती है, राजस्थान पत्रिका या फिर दैनिक भास्कर पत्रिका, ये पत्रिका ही चलती है अपने यहाँ पर, न्यूज़पेपर चलते हैं। पत्रिका का मतलब न्यूज़पेपर होता है। वैसे ही उस टाइम पर भी पत्रिकाएं चलती थी, जैसे सरस्वती पत्रिका फेमस थी, ऐसे ही ये पत्रिका भी फेमस थी, सारिका। तो ध्यान रखना, ऐसे खूब सारे कवि होंगे, जैसे मुंशी प्रेमचंद हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, ये ऐसे कवि जिन्होंने इन पत्रिकाओं का संपादन किया, मतलब इनके ये ऑडिटर बने। जैसे कि मैं बात करूँ, ये किसके थे? ये थे सारिका के। मोहन राकेश किसके थे? इन्होंने प्रसिद्ध पत्रिका चलती थी उस टाइम पर, तो इस सारिका का संपादन किया कुछ वर्षों तक, ठीक है। उसके बाद में कथाकार के रूप में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये नए लेखकों में अग्रणी, वो तो बात मैंने बताई थी कि स्वतंत्रता के बाद में, आज़ादी के बाद में जितने भी नए लेखक हुए उनमें इनका नाम सबसे अग्रणी यानी पहले स्थान पर आता है। फिर देख लो, बोले वही लाइन है, मोहन राकेश बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे, बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे, बहुमुखी प्रतिभा के, मतलब ये लाइन वो हैं जो आप सब जगह लिख सकते हो, ठीक है, ओके। अब इनकी प्रमुख कौन कौन से नाटक लिखे इन्होंने? नाटक बड़े शानदार लिखे इन्होंने। एक तो लिखा आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ महीना होता है, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस आदि। इजी याद रह जाएगा कि आषाढ़ का एक दिन जो पूरा नहीं हुआ, आधा अधूरा ही रह गया, और लहरों के राजहंस आदि, मतलब ऐसे 2-3 याद रख लेना, ठीक है। और मैंने इनके जो उपन्यास लिखे हैं, पहली बात तो उपन्यास ज़बरदस्त क्यों है इनके? क्योंकि ये आज़ादी के टाइम लगभग, और आज़ादी जस्ट मिली थी उस टाइम की उपन्यास लिखते थे। तो सीधी सी बात है, आज़ादी वाली स्वतंत्र सेनानियों की बातें इनके माइंड में कहीं ना कहीं चल रही थी, इसलिए इन्होंने लिखा अंधेरे बंद कमरे। अंधेरे बंद कमरे, आपको पता है बहुत सारे हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने बंद कमरे में सजा देते थे, ये अंग्रेज़ फिरंगी। तो वही वाली बात है कि अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, अंतराल आदि। मैं बताऊं इनको याद करने का तरीका कि ये उपन्यास है इनके, अंधेरा बंद कमरा। जब अपन अंधेरे बंद कमरे में रहते हैं और उसको सपोज बंद कर दिया, तो वो उस टाइम के स्वतंत्र सेनानी ये सोचते होंगे, वो स्वतंत्र सेनानी ये सोचते होंगे कि अंधेरा बंद कमरा, न जाने आने वाला कल आएगा कि नहीं आएगा, ये इतना बड़ा अंतराल। अंतराल का मतलब गैप, इन सेंस कि 10 साल की सज़ा, 20 साल की सज़ा, समझ में? ऐसा मतलब भावनाओं को समझो। हिंदी बड़ी इजी है, सच बताऊं तो मैं हिंदी में 8-10 दिन में पढ़ के 90 या 85-90 समथिंग मार्क्स ले आता था। बहुत ईजी है, मात्र 8-10 दिन भी पढ़ के, लेकिन मन से पढ़ना बस, और कुछ भी नहीं है हिंदी में। आराम से पहले चैप्टर से एंड तक पढ़ डालो पूरी हो, तो कोई मुश्किल नहीं है। 90+ नंबर लाना बेहद ईजी है, मैं लाया हूँ इनमें इसी तरह 8 से 10 दिन पढ़ के। तो वही तरीका आप अपनाओ कि अंधेरे बंद कमरे, जो ये टेक्निक जो अपनाओगे तब याद होगा, वरना भूल जाओगे। न जाने आने वाला कल, ठीक है, ये इतना बड़ा अंतराल, बीच का गैप आदि, ये उपन्यास हो गए। फिर एक कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में क्या होगा कि बस इसी से लिंक कराओ वापस कि उपन्यास लिखते थे अंधेरे कमरे के अंदर बंद, उसी टाइम वो ये सोचते थे कि जब हम बाहर निकलेंगे तो नए बादल होंगे, फौलाद का आकाश पता नहीं में होगा कि नहीं होगा, जानवर और जानवर उनका भी नहीं पता, इंसान के खंडर, या फिर पता नहीं एक और ज़िंदगी। ये इजी मतलब कि ऐसा
कि नए बादल, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर, इंसान के खंडर, एक और ज़िंदगी। ऐसा लग रहा है कि इस ज़िंदगी में तो हमें देखने को नहीं मिलेगा, हो सकता है एक और ज़िंदगी तब मिले। तो एक और ज़िंदगी जब जिएंगे तो नए आकाश होंगे, नए बादल होंगे, फौलाद का आकाश होगा। तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि इस ज़िंदगी में तो नहीं मिलेगा, ये चीज़ें हैं, ठीक है। और हाँ, जानवर और जानवर, ये जितने भी जानवर थे जो पहले देखते थे वो भी नहीं, और इंसान का खंडहर, समझ पा रहे हो, आदि, या फिर एक और नई ज़िंदगी। ये ऐसा लग रहा है कि एक और नई ज़िंदगी में हमें मिलेगा, है ना इजी टेक्निक। तो ये चीज़ें आपको अपनानी है, ये मोहन राकेश जी के बारे में। अब अपन बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में, ठीक है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म रायबरेली के दौलतपुरा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। भाई रायबरेली भी यूपी में पड़ता है, ठीक है। और ये स्कूली शिक्षा पूर्ण कर रेलवे में नौकरी करने लग गए, ठीक है। हर कोई देखो, इनकी भी यही खास बात थी, जैसे पढ़ाई पूरी रेलवे में नौकरी करने लगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इनका जब जन्म हुआ उस टाइम अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजों का शासन था। अब जब वहाँ पर उस टाइम पर नौकरी जब लगेंगे तो अंग्रेजों के अंडर में काम करना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने क्या करा, 1903 में इस्तीफा दे दिया स्वाभिमान के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं मेरे देश को आज़ाद कराऊंगा और आपके अंडर में काम नहीं करूंगा। तो नौकरी जरूर रेलवे में लगे थे, लेकिन स्वाभिमान के कारण इस्तीफा देकर सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन से जुड़ गए, ठीक है। इनका कौन सा पत्रिका था? इनका पत्रिका का नाम था, मैंने आपको बताया था अभी, सारिका, और इनका नाम है सरस्वती। तो ये सरस्वती पत्रिका से जुड़ गए, संपादन के अंदर काम में शुरू हो गए, जुड़ गए। और क्योंकि इनको बहुत सारी भाषाओं का नॉलेज था, संस्कृत का, हिंदी का, संस्कृत का, ठीक है, बंगला, संस्कृत, बंगला, मराठी, उर्दू आदि अनेक भाषाओं का ज्ञाता थे द्विवेदी जी। और द्विवेदी जी प्रखर व्यक्ति थे, बहुमुखी के प्रतिभा के साहित्यकार थे, मैंने बताई दी, लाइन तो फिक्स है, तो ये ध्यान रखना। फिर इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? अब यहाँ पर भी याद करने की कुछ टेक्निक अपनानी है आपको, थोड़ा सा नॉलेज तो आई थिंक आपको होगा। सुमन महिला का नाम है, तो महिला सुमन, महिला मोद। देखो मोद का मतलब वैसे तो घमंड होता है, लेकिन यहाँ उससे कोई मतलब नहीं है। सुमन महिला, कैसी महिला है वो? अबला। अबला का मतलब जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता, अबला, सहारा देने वाला कोई नहीं हो। तो अबला होगी तो विलाप करेगी, रोएगी, समझ पा रहे हो। तो सुमन महिला अबला। अब इतनी बातें अगर याद हो गई तो फिर अब उसको जोड़ना सीख लो। अब ये लास्ट में ये वाला है, आलाप, विलाप, कलाप। तो सुमन महिला, अबला विलाप, अद्भुत आलाप, कविता कलाप, साहित्य आलाप या साहित्यालाप। एक बार लिखा हुआ, एक साथ वर्ड लिखा हुआ, वैसे साहित्यालाप है। और साहित्य से एक ये भी चीज़ है कि ये खुद साहित्यकार थे, तो साहित्यालाप लिखेंगे, साहित्य संदर्भ लिखेंगे। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। तो दो चार याद कर लेना कि सुमन महिला मोद, महिला थी, अबला थी, तो अबला क्या करेगी? विलाप करेगी, तो अबला विलाप, ठीक है। फिर ये दो चार जितने भी लास्ट में आलाप, कलाप, ये कर लेना, जैसे कैसे कविता कैसे कलाप। तो कन्फ्यूजन तो होने वाली बात ही नहीं, कविता कलाप है, और ऐसा अद्भुत, ऐसा आसे आलाप, मतलब अद्भुत आलाप, ठीक है। अद्भुत आलाप, कविता कलाप, और बाकी स्टार्टिंग में ही सुमन महिला मोद, और उसके बाद में ले लेना वो विलाप वाली, मतलब अबला विलाप। तो ये काफ़ी इजी है। फिर ये साहित्यकार थे, तो साहित्यालाप, साहित्य संदर्भ, इजी है। तो थोड़ा टेक्निक लगा लगा के लिख लेना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट लगता है मुझे मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, क्योंकि आया भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुंशी प्रेमचंद। तो प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लमही गांव में सन 1880 में हुआ, वाराणसी यूपी, ठीक है। इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। अब देखो क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं, आपकी चैप्टर में क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं, 1 मार्क्स में आ सकता है कि मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय। तो मतलब ये क्वेश्चन भी तैयार है, ये सिर्फ 2 नंबर ही नहीं है, और भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। पढ़ने वाला बच्चा इस बातों को समझ रहा है। तो धनपत राय था, और ये एक्चुअल में पहले उर्दू में कहानियाँ लिखते थे, ठीक है, उर्दू में कहानियाँ लिखते थे। लेकिन वही वाली बात है, जब ये कहानी लिखते थे 1880 की बात है, तो इनको अंग्रेजों का शासन था। तो जब ये उर्दू में कहानी लिखते थे, एक इनकी बहुत फेमस कहानी थी सोजे वतन, ठीक है, सोजे वतन बहुत फेमस कहानी संग्रह इनका, तो उर्दू भाषा में लिखते थे। उस टाइम सोजे वतन इन्होंने लिखा, तो अंग्रेजों ने, क्योंकि सोजे वतन एक ऐसा था जिसमें राष्ट्रीयता की बात छुपी हुई थी, राष्ट्रीयता की भावना छुपी हुई थी, और इस बात का अंग्रेजों को पता चला कि सोजे वतन से देश में राष्ट्रीयता की भावना फैला रहे हैं, तो इन्होंने उस सोजे वतन को, अंग्रेजों ने सोजे वतन को जब्त कर लिया,
ठीक है, वापस नहीं दिया। तो फिर कोई बात नहीं, फिर इन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, अब मैं हिंदी में लिखूंगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि हिंदी को ज़्यादा जानने वाले लोग होते हैं। तो हिंदी में फिर कहानियाँ लिखना शुरू किया। एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लमही गांव में सन 1880 में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था और ये नवाब राय नाम से, पहले क्या नाम था, नवाब राय नाम से पहले उर्दू में कहानियाँ लिखते थे। फिर जब हिंदी में लिखेंगे तो खुद के नाम से लिखेंगे, प्रेमचंद के नाम से। तो इनके सोजे वतन कहानी संग्रह में राष्ट्रीयता की भावना प्रमुख थी। ठीक है, इस कारण तत्कालीन जो अंग्रेज सरकार थी उसने इसे जब्त कर लिया और तत्पश्चात ये प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लग गए। उसके बाद मैंने कहा कि चलो ठीक है हिंदी में लिखूंगा, तो हिंदी में प्रेमचंद के नाम से और उर्दू में नवाब राय के नाम से। ठीक है, फिर क्या हुआ कि सरस्वती पत्रिका जो ये थी उस टाइम यही चलती थी, तो सरस्वती पत्रिका में इनका प्रकाशित पंच परमेश्वर इनकी पहली कहानी मानी जाती है। सरस्वती पत्रिका के अंदर छपी थी जिसका नाम था पंच परमेश्वर, जो इनकी पहली कहानी मानी जाती है। हालांकि उसके बाद में लगभग 300 से ज़्यादा, लगभग 300 के समथिंग इनकी कहानियां हैं। इसके बाद प्रेमचंद लगभग 300 कहानियां लिखी। अब ये कहानियां 300 इतनी सारी हो गई तो इनको एक जगह रखा गया और उसका नाम था मानसरोवर, जिसके 8 भाग थे। जैसे अपने पढ़ते हैं एसएसटी में हिस्ट्री अलग, पॉलिटी अलग, इकोनॉमी अलग, ज्योग्राफी अलग, वैसे ही इन्होंने मानसरोवर नाम का एक बड़ा सा ऐसा मान लो कि बुक है, उसके 8 भाग है। उसके अंदर जितनी भी 300 कहानियाँ वो संकलित है, मतलब रखी हुई है या फिर उसके अंदर है मानसरोवर नाम के बड़ी बुक में। समझ गए आप? ओके, तो ध्यान रखना है। इसके बाद प्रेमचंद लगभग 300 कहानियाँ लिखी जो मानसरोवर यानी जिसके 8 भाग में संकलित हैं। फिर उपन्यास के मामले में अगर कहा जाए ना तो इनके उपन्यास बहुत ज़्यादा फेमस है। उपन्यास प्रेमचंद का हिंदी गद्य साहित्य के लिए वरदान माना जाता है। पूरे हिंदी ग्रंथ साहित्य में वरदान माना जाता है इनके प्रेमचंद जी के इस उपन्यास को। अब कौन कौन से उपन्यास लिखे, गोदान वगैरह आपके सुने हुए होंगे, वो 2-4 मैं लिखा देता हूँ शानदार ट्रिक के साथ। ओके, हाँ, तो प्रेमचंद के अंदर 2 बातें और लिख लेना कि मुंशी प्रेमचंद जी जो थे उन्होंने उपन्यास बहुत ज़्यादा फेमस लिखे थे। तो मैंने उपन्यास की ट्रिक बनाई है, बहुत ही प्यारी ट्रिक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बता दूं मैं, उपन्यास अलग से पूछ जा सकते हैं इनके उपन्यास, क्योंकि इनका उपन्यास एक क्रांति है हिंदी के अंदर। ठीक है, तो आपको मैंने ट्रिक बनाई है कि कोई ट्रिक ऐसी है, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, रंगभूमि इनको जोड़ते हुए कि मैंने एक प्रतिज्ञा की है। मतलब मैंने क्या प्रतिज्ञा की है, मैंने प्रण किया है, प्रतिज्ञा की है कि मैं मेरी कर्मभूमि के लिए, मेरे रंगभूमि के लिए और गौ के लिए, गौ मतलब गाय, गौ के लिए इन सब की सेवा करूँगा। देखो इजी है, इन सब की सेवा करूँगा, इसमें कोई गबन का मतलब होता है धांधली नहीं करूँगा। इजी है, मतलब कि मैंने प्रतिज्ञा की है, मैंने प्रण लिया है, वैसा वाला शब्द, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मेरी कर्मभूमि, मेरी प्रतिज्ञा होगी, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मेरी कर्मभूमि, रंगभूमि, ठीक है, और गो, ठीक है, गो मतलब गोदान की सेवा करूँगा, इसमें कोई गबन नहीं करूँगा। इजी है, तो बहुत इजी पड़ेगा इस तरीके से कर लोगे तो। और इनके प्रमुख नाटक थे प्रेम की वेदी, क्योंकि खुद का नाम है प्रेमचंद, तो प्रेम की वेदी और संग्राम, क्योंकि उस टाइम पर आपको पता ही है जब इनके वो उर्दू वाले को जब अंग्रेजों ने पकड़ा था, ठीक है, तो उसके बाद में इन्होंने एक संग्राम और लिखा, मतलब जो संग्राम का मतलब युद्ध के लिए जो लिखा जाता है, युद्ध, संग्राम मतलब युद्ध, या फिर महासंग्राम स्वतंत्रता के लिए जो किया जाता है, वो सब वर्ड तो समझ जाना आप। अब है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, ये 2020 में हालांकि पिछली बार आ गया था, ठीक है, फिर अभी लिखवा दूँ कौन कौन से आ गए थे, अभी लिखा देता हूँ। ये 2020 में आ गया था, तो कम चांस है, लेकिन फिर भी अपन को उसको देखना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में हुआ। काशी में सन 1850 में हुआ। इसका मतलब इनके टाइम पर भी अंग्रेजों का राज था, इसलिए इन्होंने क्या करा, पुनर्जागरण की चेतना, पुनर्जागरण मतलब आप लोगों को जगाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए, और हिंदी साहित्य के जो आधुनिक काल के प्रवर्तक ये माने जाते हैं। इन्होंने साहित्य का रचनाओं के माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक चेतना को परिवर्तन किया, मतलब लोगों को जगाया, क्योंकि हम उस टाइम पर अंग्रेजों के गुलाम थे, इसलिए उन्होंने जगाया, राजनीतिक सांस्कृतिक चेतना से लोगों को जगाया। लगभग आपके टाइम पीरियड से इनके बारे में सोचना आ जाएगा कि राजनीतिक कवि थे, राजनीतिक जागृति भावना को चेताया, सब ठीक है, जगाया।
और इनकी एक बात नहीं है कि ये खड़ी बोली के समर्थक थे। खड़ी बोली मतलब जैसे हरियाणा की बोली खड़ी बोली मानी जाती है, अपने भरतपुर साइड की बोली भी खड़ी बोली मानी जाती है राजस्थान में, तो वो मतलब इनकी खड़ी बोली गद्य की परंपरा का सूत्रपात इन्होंने किया और उसे प्रौढ़ता प्रदान की, मतलब उसे एक लेवल प्रदान किया, ठीक है। और भारतेंदु अपने आप में एक साहित्यिक आंदोलन थे। क्या बहुत बड़ा नाम होता है ये आंदोलन, मतलब जैसे आंदोलन का मतलब है साहित्य का सब कुछ ज्ञाता होना। साहित्यिक आंदोलन थे कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसी कारण वे भारतेंदु, ये इनको सम्मान मिला हुआ है, जैसा महात्मा गांधी को गांधी मिला है, सॉरी महात्मा मिला है, वैसे महात्मा गांधी को महात्मा मिला, वैसे भारतेंदु सम्मान के पात्र बने, क्योंकि एक साहित्यिक आंदोलन थे, एक तरीके से सिर्फ साहित्यकार नहीं थे, साहित्यिक आंदोलन थे, इसलिए इस कारण वे क्या कहलाए? भारतेंदु सम्मान इनको मिला है, फिर भारतेंदु सम्मान के पात्र बने, ठीक है। और इनकी प्रमुख रचनाएं देखो, तो प्रमुख रचनाएं ये हैं, थोड़ी सी टेक्निक अपनाई है मैंने, कि सुलोचना लीलावती दिल्ली दरबार में रहती हैं। ये इनकी निबंध लिखे थे। सुलोचना और लीलावती कहाँ रहती है? दिल्ली दरबार में रहती है, ठीक है। ये इनके निबंध हो गया। और हमीर हट सुना भी होगा। हमीर हट में मैंने कहानी भी सुनाई थी, हट के लिए जाना चाहता था, हमीर जो ठान लिया वो करके रहूँगा, वही वाली बात जो आपने 90 बनाने के लिए ठान रखी है, चाहे 10 घंटा पढ़ना पड़े, चाहे 15 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे 16 घंटे पढ़ना पड़ेंगे। हमीर हट कुछ आप बीती कुछ जग बीती, समझ पा रहे हो? ये इनके कथा साहित्य थे और इन्होंने कुछ यात्राएं की थी, और जो यात्राएं करते हैं उनको बोलते हैं यात्रा वृतांत, मतलब यात्रा की यादें। तो लखनऊ की यात्रा की और एक सरयू पार की यात्रा की, वो इनके हो गए यात्रा वृतांत हो गए। और इन्होंने, अब ये तो इनके नाम से ही है, हरिश्चंद्र के, सत्य हरिश्चंद्र, भारत की दुर्दशा, क्योंकि उस टाइम पर अंग्रेजों गुलाम थे अपन, तो भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, लोकोक्ति देखी होगी आपने, तो ऐसा सिस्टम, ये नाटक लिखे इन्होंने। तो बड़ा इजी है कि थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस करोगे कि सत्य हरिश्चंद्र खुद के नाम से, सत्य हरिश्चंद्र हो गए, अंधेरी नगरी हो गई, भारत दुर्दशा हो गई, ये तो इनके नाटक थे। और इनके जो निबंध संग्रह हैं वो हो गया सुलोचना लीलावती दिल्ली दरबार में रहती है, मतलब सुलोचना लीलावती और दिल्ली दरबार। और फिर इन्होंने एक बहुत तगड़ी बात लिखी, कथा साहित्य। वो तो हमीर हट, कुछ आप बीती, कुछ तो इन पर जो बीती थी वो, और कुछ जग बीती, ये इनके निबंध कथा साहित्य हो गए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मेरी अकॉर्डिंग पढ़ोगे आप तो हिंदी बड़ी ईजी है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निक से पढ़ना पड़ता है। होता है, कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि याद करने की भी, रटने की भी टेक्निक होनी चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें रटी जाती है, जैसे बायोलॉजी के कुछ पार्ट रटना पड़ता है, रटना ही पड़ेगा, क्या समझोगे आप बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। वैसे ही इसमें भी कुछ पार्ट रटना ही पड़ता है, और रटने में टेक्निक होनी चाहिए, ताकि उसको लॉन्ग टाइम याद रख सके। वरना रट के 5 मिनट में याद तो सबको हो जाएगा, ऐसे होते भी हैं जिनको याद होता है, लेकिन 2 दिन बाद साफ, वो नहीं। टेक्निक अपनाओ, कुछ ट्रिक अपनाओ, कुछ स्टोरी टाइप बनाओ, जैसे मैं आपको कुछ फीलिंग्स, ऐसे भावनाएं आपको बता रहा हूँ, इससे बहुत इजी होता है, ठीक है। और टेस्ट आपको रेगुलर देना है, ठीक है। तो ये थे अपने कवि परिचय, लेखक परिचय, काव्य खंड के भी और गद्य खंड के भी पक्के 4 नंबर आपके हो गए हैं। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी, सभी ने नोट्स इनके बनाए होंगे और रेगुलर रिविजन कर रहे होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। ओके।